हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स लॉज के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आपको लास्ट डे में जितने भी आपको देखने चाहिए। और ये लास्ट डे के लिए है मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट आप ना अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले और उसके बाद आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 क्या बोलता है कि मिस्टर लाल, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, was the proprietor of particular restaurant. ठीक है, he died and left behind his wife and son on 15th of August. ठीक है, his son Mr. Pal wants to continue the business of the deceased father. ठीक है, which of the following option is correct in accordance with the provision of GST law? ओके, देखिए यहाँ पे आंसर नंबर ए आएगा। क्यों आंसर नंबर ए आएगा? एक तो अगर आप सर्कुलर पढ़ोगे ना तो एक सर्कुलर ये था कि कोई डेथ हो जाता है कोई प्रोपराइटर का और उसको ट्रांसफर करना है आईटीसी, तो कर सकता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। कैसे? सेक्शन नंबर 18(3) का क्लैरिफिकेशन था ये। ठीक है, तो आपको जो है वो ITC-02 फाइल करना पड़ेगा, पहला नंबर ये। और दूसरा, जो जिसको ट्रांसफर हुआ है उसको एक नया रजिस्ट्रेशन अपने खुद के पैन से लेना पड़ेगा। ऑब्वियस ही चीज़ है ना यार, वो अपने पैन से ही बिजनेस कंडक्ट करेगा। तो आंसर होगा इसका ए। ठीक है, इसमें कुछ समझाने समझाने जैसा है नहीं, लेकिन आपको एक सर्कुलर है वो आप देख लेना तो आपको इजीली समझ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी आते हैं एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15, यस। What will be the rate of tax and nature of supply of service if the same is not determinable at the time of receipt of advances? देखिए, आपको एडवांस मिला और आपको कुछ पता नहीं है इसका, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता है ना, इसका रेट पता है, तो आपको सिंपल 18% लगा देने का और आईजीएसटी का बिल बना देने का। सिंपल है। तो आप ये जनरली सबको पता होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है बाई चांस, तो ये मैं बता दूं कि 18% लगेगा और आईजीएसटी लगेगा, इंटरस्टेट माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ओके, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन एन अर्बन एरिया लिखा है। अगर ये रूरल एरिया होता ना तो ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है अपने को? नॉट एग्जेम्प्ट, दैट इज टैक्सेबल। यहाँ पे अर्बन एरिया वाला टैक्सेबल होगा, ये मिस्टेक हो सकती है। आपको पूरा पढ़ना है और यहाँ पे ये अर्बन एरिया का पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 तीनों जो है वो टैक्सेबल है। आप देख लेना दो ऑप्शन तो आपको इजीली समझ जाएगी, लेकिन ये पॉइंट आपको दिक्कत कर सकता है, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके। नाउ ओके, 22। 22 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इसमें ना आपको सभी चीजें समझ जाएगी, लेकिन ये फोर्थ पॉइंट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पीएसयूज आर टैक्सेबल। जनरली अपने को लगता है कि यार पुलिस की सर्विस तो ना एग्जेम्प्ट ही होती है, तो अपन वो ऑप्शन कंसीडर ही नहीं करते, लेकिन ये कहीं एग्जेम्पशन का चैप्टर आप देख लो, ये कहीं पे भी ये पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो टैक्सेबल सर्विस है। ठीक है, ये दिक्कत ये हो सकती है आपको, तो ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, ओके। नाउ MCQ number 29. Oh, which of the following is not a supply under the CGST Act? देखिए, इसमें आंसर नंबर सी है, एन एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट टू एन एम्प्लॉय फॉर ₹50,000। ये आपको पता है कि भाई गिफ्ट देता है एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है अप टू 50,000, तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, मतलब वो सप्लाई नहीं है इन शॉर्ट। ठीक है, लेकिन मेरा डाउट इसमें क्या है पता है कि अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है कि गुड्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एक्स एंड सन्स टू इट्स एजेंट फॉर फर्दर सप्लाई टू कस्टमर एट ₹5,000। इसमें कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है कि भाई जो एजेंट है वो अपना खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है या प्रिंसिपल का इनवॉइस जो है वो इशू कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ना डिबेटेबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपने कुछ लिखा ही नहीं है स्पेसिफिकली, तो हम कैसे मान लें कि क्या है इसमें? तो आपको इसमें ये पॉइंट जो है वो दिक्कत दे सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे अज्यूम कर सकते हैं ऐसा? तो आंसर तो होगा सी, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ इसमें कोई चेंज आए तो ये भी देख लेना। ठीक है,
ओके नाउ, और अगर मेरा कोई एक्सप्लेनेशन इसमें गलत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है? ओके, 36 आप पढ़ लेना क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने मार्क किया है। 36 आप भी मार्क कर लेना और पढ़ लेना एक बार, ठीक है? यस 38 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आंसर यस। Time limit for issuance of show cause notice under GST law in case of any amount collected as tax but not paid to the central government। यहाँ पे सेक्शन नंबर 73 74 कुछ अप्लाई नहीं होगा, तो 73 का जो शो कोज नोटिस का टाइम लिमिट है वो भी नहीं अप्लाई होगा, जो कि 2 इयर्स 9 मंथ्स था वो भी नहीं होगा, एंड सेक्शन नंबर 74 जो कि 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स था वो भी नहीं अप्लाई होगा। तो सर इसमें अप्लाई क्या होगा? सेक्शन नंबर 76 अप्लाई होगा, सेक्शन नंबर 76, और उसमें कोई टाइम लिमिट ही नहीं, ठीक है? तो उसका आंसर यहाँ पे एक लिख लेना कि सेक्शन नंबर 76 है और नन ऑफ दी अबव इसका आंसर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरे हिसाब से, तो ये भी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसमें जो मैंने हाईलाइट किया वही मैं बोलता हूँ। मिस्टर पांडे वाज इंस्ट्रक्टेड टू पिक अप अ पेशेंट इन गुरुग्राम टू PHLI। While going from Delhi to Gurugram, he picked up 5 passengers for transportation in the ambulance from Delhi to Gurugram and charged ₹500 each from them। देखिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है उसका एग्जामेशन आप देखोगे, मतलब सॉरी ट्रांसपोर्टेशन का नहीं लेकिन हेल्थ केयर सर्विस जो भी एम्बुलेंस के थ्रू होता है वो, तो अगर वो आप एग्जाम्पशंस पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि कोई भी हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन, या फिर कोई दूसरा बंदा भी एम्बुलेंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन टू द पर्सन जिसको ट्रांसपोर्टेशन टू द पेशेंट्स है। यहाँ पे कोई पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, यहाँ तो कोई भी पैसेंजर जो था उसको ले लिया उस ड्राइवर ने, एम्बुलेंस के ड्राइवर ने, भले ही उसने सर्विस एम्बुलेंस में दी हो लेकिन वो पेशेंट्स को नहीं दिए, ये एक याद रखना। तो ये टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई नहीं होगा। एग्जाम तभी होगा कि उसने पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करी है तो ही एग्जाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है कि एक डीलर है जो कि डील करता है सेकेंड हैंड गुड्स में, ठीक है? सेकेंड हैंड कार्स में डील करता है, ठीक है? और सेकेंड हैंड गुड्स रिलेटेड ना एक रूल था, रूल नंबर 32(5). रूल नंबर 32(5) क्या बोलता था कि अगर आपने जो है वो परचेज किया है कोई भी मतलब आपने जो परचेज करते टाइम कोई भी आईटीसी नहीं लिया है, जो भी आपने गुड्स परचेज किया है, मतलब कहने से आपने अनरजिस्टर्ड के पास से परचेज किया होगा तो आपने ऑब्वियसली चीज़ है आपने आईटीसी नहीं लिया होगा, क्योंकि उसने आईटीसी वाला मतलब जीएसटी वाला बिल ही नहीं दिया होगा, आपको इशू ही नहीं किया होगा। तो उस केस में आपको ना डिफरेंशियल अमाउंट पे टैक्स पे कर सकते हो, ठीक है? तो आपको जो है वो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस जो भी डिफरेंस हो ना उसका टैक्स पे कर देने का। सपोज से यहाँ पे क्या है कि कार नंबर 1 2 एंड 3 जो है ना वो उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से खरीदा है, ठीक है? तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से खरीदा है तो उसको तो है डिफरेंस अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे वो जो है सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस दैट इज 7,50,000 माइनस 5,00,000 2,50,000 के ऊपर 18% पे करेगा। कार नंबर 2 में क्या देखने जैसा है कि उसमें सेल प्राइस कम है और परचेज प्राइस ज़्यादा है, तो उसको जीरो लेने का, कोई भी उसको ऊपर टैक्स ही पे नहीं करने का, सिर्फ जीरो कंसिडर कर देने, इग्नोर ही कर दो उसको, ठीक है? लेकिन कार नंबर 4 जो है उसने रजिस्टर्ड बंदे के पास से खरीदा है, तो उसने रजिस्टर्ड पर्सन के पास से खरीदा है तो आपको नॉर्मल तरीके से जाना है। नॉर्मल तरीके से कैसे कि भाई 9,50,000 के ऊपर 18% का टैक्स पे कर दो, तो वो आ जाएगा 1,71,000, ठीक है? 1,71,000, और जो उसने आईटीसी लिया होगा उस बंदे से दैट इज 1,30,000 का आईटीसी लेस कर दो तो आ जाएगा 41,000, और आप तीनों का टैक्स ऐड कर दोगे ना तो आपको 95,000 का आंसर मिल जाएगा। ये आप कर लेना एक बार तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया हूँ और कैलकुलेशन पार्ट नहीं दिखाया, ठीक है? आप देख लेना, मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो इस चीज़ का, ठीक है? तो ये होता है अपना एमसीक्यू नंबर 45, ठीक है? ओके ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 49। एमसीक्यू नंबर 49 क्या बोलता है कि एक स्टेशनरी रिटेलर है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है, उसने हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख ऑन 12 उसने ऑर्डर रिसीव किया 12 नवंबर को कि भाई मैं 2 लाख का तेरे को सप्लाई करूंगा, ठीक है? गुड्स वर प्रॉपरली सप्लाइड विद इनवॉइस ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख का उसने इनवॉइस भी बना दिया, ठीक है? और ऑन 14 नवंबर, ठीक है?
मिस्टर अलाउद्दीन इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस बिफोर द गुड्स वर डिलीवर्ड टू मिस्टर जलालुद्दीन, ठीक है। तो उसने जो है वो इतने एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो भी इनवॉइस में ऐड हो गए। दैट इज पैकिंग चार्जेस भी ऐड होगा, फ्रेट चार्जेस भी ऐड होगा, हैंडलिंग चार्जेस भी ऐड होगा, और एक कॉम्पोजिट जो है उसका सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर अपन टैक्स पे करेंगे ना, तो 2,07,000, एक सेकेंड, 2,07,000 का 18%, तो और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 18,630 जो है वो CGST आएगा, 18,630 CGST आएगा। और उसमें जो है अपन ने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है, 18,000 तो ऑलरेडी पे कर दिया। तो कहना ही मेरे को तो सिर्फ 630 ही फर्दर टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अपने को पूछा फर्दर टैक्स लायबिलिटी है, तो फर्दर टैक्स लायबिलिटी 630 होगा। अभी आप पूछोगे कि डिस्काउंट का पॉइंट ही आपने क्यों कंसिडर नहीं किया। देखिए डिस्काउंट जो है ना वो उसने इनवॉइस में लगाया ही नहीं है। आप देखो कि उसने क्या किया कि जलालुद्दीन ने पेमेंट कर दिया, मतलब ऑलरेडी उसको इनवॉइस इशू हो गया था, और उसके बाद जब वो पेमेंट करने गया ना, तभी उसको डिस्काउंट दिया कि भाई चलो भाई 2,000 का डिस्काउंट है, अभी उसमें तेरे को 2,000 कम देने का है। तो वो इनवॉइस में मेंशन ही नहीं है। अगर आप सेक्शन नंबर 15(3) देखोगे ना, तो उसमें क्लियरली बोला है कि आप जो है वो डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो रिड्यूस तभी होगा, वो तभी होगा जब आपने इनवॉइस में वो मेंशन किया है। यहाँ पे तो इनवॉइस में मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक दिक्कत वो आपको दे सकता है, ठीक है, ये पॉइंट। तो अगर इनवॉइस में मेंशन होता तो डेफिनेटली मैं उसको लेस करके, अगर मैं उसको लेस कर देता ना, तो ये आंसर आ जाता, आंसर नंबर बी आ जाता। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्काउंट को यहाँ पे लेस करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक देख लेना, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 55। यस, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या है कि भाई प्रोविजनल असेसमेंट जो है ना वो अगस्त का हुआ है। अगस्त का प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, जो भी उसने गुड सप्लाई किया होगा अगस्त मंथ में, उसका उसने प्रोविजनल असेसमेंट किया है। तो द असेसमेंट वाज फाइनलाइज कब हुआ, 20 नवंबर को, और टैक्स पेयर जो है वो लायबल टू पे डिफरेंशियल अमाउंट, ठीक है। और उसने पे कब किया, 20 फरवरी को पे किया नेक्स्ट ईयर का। तो उसको इंटरेस्ट कितने दिनों का देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ना आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन मैं बोल देता हूँ। अगस्त का सप्लाई था, तो अगस्त का ड्यू डेट आता है 20 सितंबर। अगस्त का ड्यू डेट आता है 20 सितंबर। तो 20 सितंबर से आपको जो है वो दिन गिनने का, 20 सितंबर से जब तक आपने पे किया, दैट इज 20 फरवरी तक, आपको डेज काउंट कर लो, आपका आ जाएगा 153 डेज। तो जिस मंथ का प्रोविजनल असेसमेंट था, उस मंथ की ड्यू डेट से आपको जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, दैट इज अगस्त का जो आपका प्रोविजनल असेसमेंट था, तो उसका ड्यू डेट क्या होगा, 20 सितंबर। तो 20 सितंबर से जिस दिन आपने पेमेंट किया 20 फरवरी तक, आपको जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 153 डेज का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। और जो है 66 नंबर, एक ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये ना जनरली अपन इग्नोर ही कर देते हैं, ऐसे पॉइंट अपन देखते ही नहीं है। इस पॉइंट में क्या देखने जैसा है कि आपको जो है मैच करना है, करेक्ट पैर बनानी है कौन सी। अगर गुड्स पिलफर्ड हुए तो आपको कोई भी नो लायबिलिटी टू पे कस्टम ड्यूटी। गुड्स पिलफर्ड मतलब आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। लेकिन गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड हुए, गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड हुए तो रेमिशन होगा, ठीक है। एंड गुड्स डैमेज या डिटोरिएट हुए तो अबेटमेंट होगा। ये जनरली अपन को याद नहीं रहता है, तो ये आप ना MCQ पर्पस के लिए ये देख लेना। 66 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अपन को पता ही नहीं है फिलफर्ड हुआ, हर एक में अपन अबेटमेंट रिबेट और हर एक चीज़ में अपन यही करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है, कहाँ पे अबेटमेंट है, कहाँ पे रेमिशन है, कहाँ पे नो लायबिलिटी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 74। यस, ये भी जनरली अपन इग्नोर करते हैं। सेक्शन नंबर 25 कौन पढ़ता है यार कस्टम में, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन MCQ में पूछ लेते हैं ये लोग, तो इग्नोर तो करने जैसा ही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि भाई स्पेशल एग्जामेशन जो है वो हमेशा ऑर्डर के थ्रू इशू होगा, और जनरल एग्जामेशन है ना वो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन में इशू होगा, नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि कोई भी पैर मैच नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये भी अपन ये सेक्शन नंबर 25 से पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से आपको आराम से पता चल जाएगा। जनरली कोई नहीं पढ़ता, लेकिन MCQ में यही पूछते हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। और यस, ये भी अच्छा पॉइंट है। सेक्शन नंबर 3 में कौन कौन सी ड्यूटीज जो है वो आती है। सेक्शन नंबर 3 में ना सिर्फ
एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो सेक्शन नंबर 9 में आती है मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं सेक्शन, लेकिन सेक्शन नंबर 9 या 9A में आती है। तो बाकी के 3 ड्यूटी सेक्शन नंबर 3 में कवर्ड है। एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9 या फिर 9A में आती है। आप एक बार उसको रेफर कर सकते हो। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 78। एंड अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है? हाँ, ये बहुत अच्छा है। Some banks in China are giving interest-free loans to its domestic manufacturers for manufacture of solar panels. ठीक है, तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स वुड क्वालिफाई एज सब्सिडी। मतलब सब्सिडी तभी क्वालिफाई होगा, अगर अपन काउंटर वेलिंग ड्यूटी का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, सब्सिडी तभी क्वालिफाई होगा जब भी उसने जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है बाय दी पब्लिक और दी गवर्नमेंट बैंक। पब्लिक बैंक देती है या फिर गवर्नमेंट बैंक देती है, तभी और तभी जो है वो इसमें कवर्ड होगा। अदरवाइज जो है वो सीवीडी में कवर्ड ही नहीं होगा, सब्सिडी में कवर्ड ही नहीं होगा। प्राइवेट बैंक देती है तो थोड़ी कवर्ड होगा, ओनली एंड ओनली पब्लिक या फिर गवर्नमेंट बैंक देती है तो ही जो है उसमें कवर्ड होगा। तो दैट्स इट। आई थिंक इतने ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है मेरे हिसाब से, बाकी तो यू कैन ईजिली आपके मैनेज हो जाएंगे मेरे हिसाब से। आप प्रोविजंस अच्छे से पढ़ लो, आराम से निकल जाएंगे। और जहाँ जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाएगा वो मैंने कवर किया है इसमें, बाकी आपसे हो सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लेना, और कहीं पे भी आपको डाउट लगता है या फिर मेरे कोई समझाने में डाउट लगता है या फिर कोई भी चीज़ में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको कोई भी दूसरे ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक लॉस के केस स्टडी डाइजेस्ट भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दूँ, उसका 50 केस स्टडीज़ है। तो अगर आपको वो पसंद आए तो मैं अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते तो डेफिनेटली वो भी अच्छे लगेगा। और उसमें मैंने बहुत मेहनत की है 50 केस स्टडीज़ में। अगर आपको लगता है कि समझाने जैसा है तो मैं डेफिनेटली वो भी अपलोड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू।